अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं प्रीवियस नॉवेल का थर्ड पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आपको दोनों प्रीवियस पार्ट अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं। रूह मेहंदी का थाल लेते कमरे में जाने लगी थी कि कमरे से जुहेब बाहर आ रहा था कि दोनों एक दूसरे से टकराए। तसादम इतना तेज था कि रूह मुश्किल से गिरते गिरते बची थी। जुहेब की कुशादा सीने से टकराने के बाद उसका सर ही घूम गया। हाय अल्लाह जी, मेरा सर तोड़ दिया जालिम, सीने में दिल है या पत्थर। रूह बिना सामने देखे बस बोले ही जा रही थी। तो आप ही देखकर चल लिया करें, आंखें खराब हैं तो चश्मा लगवा लें। जुहेब भी उसकी चलती जुबान देखकर बोला था। रूह तो जुहेब की आवाज़ सुनकर ऐसे चुप हुई कि जैसे सांप सूंघ गया हो। जी नहीं, मैं देखकर ही चलती हूँ, आप खोल कर चलें। रूह इतना कहकर गुस्से से मेहंदी का थाल उठाते बाहर की जानिब चली गई थी। जुएब को समझ नहीं आई कि वो किस बात पर इतना गुस्सा हुई। उसने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की। चश्मा लगवा लो, खुद को तो नजर नहीं आता, मुझे मशवरे दे रहे हैं। रूह गुस्से में बड़बड़ाते हुए बाहर जा रही थी कि हुरैन सामने से आती दिखाई दी। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? हुरैन ने पूछा था। नहीं आपी, मुझे बताएं, आपको मैं अंधी लगती हूँ? नजर डगों को खुद नहीं आता, मुझे सुनाते हैं। क्या हुआ रूह, किस पे इतना गुस्सा आ रहा है तुम्हें? हुरैन उसे गुस्से में देखकर बोली थी। कुछ नहीं आपी, ये कहकर वो आगे बढ़ गई थी। एक तो उस लड़की ने की समझ नहीं आती मुझे। हुरैन भी सर झटकते हुए आगे चली गई थी। पहले सब बड़ों ने मेहंदी की रस्म अदा की, फिर यंग पार्टी ने सब ने पूरे रात हल्ला गुल्ला किया और हंसी मजाक किया। सब तकरीबन 2 बजे सोने के लिए गए। उनका तो बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था, लेकिन आमना बेगम की डांट सुनने के बाद उन्हें मानना ही पड़ा। आज बारात का फंक्शन था। बारात शहर के सबसे बड़े हॉल में मुनक़िद होना था। हुरैन एनी का जोड़ा लेकर उसके कमरे में गई। वो कमरे में दाखिल हुई तो एनी नीचे बैठे रो रही थी। क्या हुआ एनी, तुम ठीक तो हो ना? हुरैन फिक्रमंदी से बोली थी। एनी ने फ़ौरन हुरैन को गले लगाया तो एनी फूट फूट कर रो दी। क्या हुआ एनी, तुम रो क्यों रही हो? कुछ तो बताओ। कुछ नहीं भाभी, एनी आंसू साफ करते हुए बोली थी। एनी, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। भाभी, सब कुछ शेयर तो नहीं किया जा सकता ना? क्या मतलब? हुरैन नासमझी से बोली थी। भाभी, कुछ बातें कहीं नहीं जा सकती, शायद उसे अल्लाह ने खामोश हैं। सिसकियाँ बनाई, आंसू पैदा के तुवैल नींदें बनाई और उसी खातिर ही बेकैफ मुस्कुराहट और वक्त अलविदा हाथों को हिलाने का सामान पैदा किया। अभी हुरैन कुछ कहती कि किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। कौन? हुरैन ने आवाज़ लगाई। मैम, मुझे ब्राइडल को तैयार करना है, एक लड़की अंदर दाखिल होते हुए बोली थी। आए, हुरैन एनी को उठाते हुए बोली। अच्छा, अब तुम तैयार हो जाओ, मैं भी रेडी होने जा रही हूँ। ये कहते ही हुरैन कमरे में चली गई थी और एनी अपना लहंगा डाल लेते ड्रेसिंग रूम में चली गई। हुरैन कमरे में तैयार होने के लिए आई तो समन को जमान को एक साथ देखकर उसे बहुत रोना आया। अच्छा जमान, अब मैं चलती हूँ रेडी होने। हुरैन को देखते ही समन बोली थी। अच्छा, जमान ने जवाब दिया। जमान, हुरैन रोंदी हुई आवाज़ में बोली। बोलो। जमान ने चेहरे पर सख्त तासुरात सजाए। बस कर देना, हुरैन रोते हुए बोली। क्या बस करूं? जमान अपनी वॉच उतारते हुए बोला था। ख़त्म कर दे मेरी सज़ा, मुझ में आप जितना हौसला नहीं है कि मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही आपकी बेरुखी। हुरैन के आंसू लड़ियों की सूरत बहने लगी थी। क्या हुआ हुरैन चौधरी, इतना ही हौसला था? कहाँ गई हिम्मत? मोहब्बत में तो बड़े इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है, तुम्हारी अभी से बस हो गई। जमान तंजिया लहजे में बोला था। जमान, मुझ में नहीं है आप जितनी हिम्मत, मर जाऊंगी मैं आपके बगैर। हुरैन की बात सुनकर जमान चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। तुम्हें पता है हुरैन, तुम कर्जदार हो, तुम मेरी कर्जदार हो। क्या मतलब? हुरैन नासमझी से बोली। मैं कभी सोचता हूँ कि हुरैन, तो मेरे पुरखुलूस जज्बात का कर्ज किस तरह उतारोगी? मैंने जितने अल्फाज तुमसे कहे तुमने नज़रअंदाज कर दिए, खामोश रही। मेरी बेलौस मोहब्बत जो मैंने तुमसे की थी, मैंने अपना सब कुछ सिर्फ तुम्हें माना, अपनी सारी वफा और एतबार तुम्हें दिया। कितनी मकरूज़ होना तुम मेरी। और तुम्हें पता है कि रुपये पैसे के मकरूज़ कभी ना कभी कर्ज उतार ही लेते हैं, लेकिन किसी के जज्बात की बातों के मकरूज़ कभी कर्ज नहीं उतार सकते। याद रखना, तुम कर्जदार हो मेरी। ये कहते ही जमान अपना सूट लेते वॉशरूम में घुस गया था और हुरैन सोचती रह गई। सच ही तो कह रहा था वो, उसने कभी उसकी तरफ देखा तक नहीं। हर वक्त उसे तलाक मांगी, उससे बातें सुनाई, एक शराब के पीछे भागती रही। हुरैन भी सोचे झटकती ड्रेसिंग रूम में तैयार होने के लिए चली गई, क्योंकि वक्त बहुत कम था। जुहेब और जमान तैयार होकर मीर के कमरे में गए, जो कि टेरिस पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। मीर, क्या हो गया यार, तेरी शादी है आज और तू यहाँ खड़ा सिगरेट पी रहा है? जुहेब गुस्से से बोला था। तो क्या करूँ, तू बता दे, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मीर शाह हवा में धुआं तहलील करते हुए बोला था। क्या समझ नहीं आ रहा? अब की बार जमान बोला। नफ़रत करती है वो मुझसे, एतबार नहीं करती। मोहब्बत में अगर मोहब्बत ना हो तो चलता है, मगर एतबार उसके बगैर नहीं चलता। शादी का दूसरा नाम ही एतबार है, जो वो मुझ पर नहीं करती। कुछ नहीं होता मीर,
सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह है ना, ज़ुएब ने कहा था और उसे ड्रेसिंग रूम में भेजा। कुछ ही देर बाद सब लोग हॉल में पहुँचे। कुछ देर बाद निकाह का शोर उठा। मीर का निकाह पढ़ाने के बाद मौलवी साहब ब्राइडल रूम में एनी का निकाह पढ़ाने गए। कुरतुल ऐन शाह वल्द सिकंदर शाह, आपको मीर शाह वल्द इब्राहिम शाह, हक महर 50 लाख, ये निकाह कबूल है। मौलवी साहब की आवाज़ सुनकर एनी खामोश रही। सिकंदर शाह ने एनी के सर पर हाथ रखा और उसने माजी की सोचों को झटका। मौलवी साहब ने फिर पूछा, क्या आपको कबूल है? कबूल है, एनी ने लंबा सांस लेते हुए जवाब दिया। क्या आपको कबूल है? जी कबूल है, एनी ने फिर से जवाब दिया। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने फिर से पूछा। कबूल है, और एनी की आंखों से आंसू टूटकर गिरा। फिर सब ने दुआ के लिए हाथ उठाए और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। सब ही उन दोनों की शादी पर बेइंतहा खुश थे, सिवाय उन दोनों के। कुछ देर बाद एनी को मीरशा के साथ बिठा दिया गया था। मिनाहिल और मेहरमा ने दूध पिलाई की रस्म की। चले मीर भाई, दूध पिए और निकालें 1 लाख। मिनाहिल ने दूध का गिलास मीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा था। अल्लाह माफ़, 1 गिलास दूध के 1 लाख रुपए? शर्म करो लड़की, तुम तो लूट ही रही हो मीर भाई को। अहान तो 1 लाख का सुनकर ही सुन ही हो गया। लूट लो, आखिर को मिर्शा की शादी है, अब अपने दुल्हन के लिए 1 लाख दे ही सकता है। बस मेरा भी हिस्सा रखना। जैन ने भी हिस्सा डाला। ओए लालची इंसान, कितनी जल्दी पार्टी पढ़ ली तूने। जमान उसके हिस्से वाली बात सुनकर बोला था। अरे यार, लक्ष्मी आती किसको बुरी लगती है? जैन ने दांत निकालते हुए कहा। तुम्हारा हिस्सा किस खुशी में बागड़ बिल्ले, ये तो सालियों की रस्म है। मिनाहिल जैन को खतरनाक नज़रों से घूरते हुए बोली थी। इसे तो पहले ही जैन पर कल वाली बात शदीद गुस्सा था, तो मैं भी साला लगता हूँ। अब ये ऐनी भी तो बहन है मेरी, जैन ने मनाहिल का जवाब दिया। इतने में मीरशा ने 2 लाख का चेक साइन करके उन्हें पकड़ाया। आखिर वो अपनी दुल्हन के लिए 1 लाख तो क्या, अपनी पूरी दुनिया लुटा सकता था, जिसे मनाहिल ने खुश दिली से थाम लिया। फिर रुखसती का शोर उठा और कुरतुल ऐन को कुरान के साए में रुखसत किया गया। कुरतुल ऐन को मीरशा के कमरे में पहुँचाया गया। कमरे में आते ही कुरतुल ऐन के आंसू फिर से बहने लगे थे। उसने हमेशा उस कमरे में आने के ही ख्वाब देखे थे, मगर इस तरह से नहीं। इतनी देर में मीरशा कमरे में आया। मीरशा को कमरे में आते देख ऐनी उठी और ड्रेसिंग रूम में जाने लगी। उसका इरादा समझते मीरशा ने उसे बाजू से पकड़ा और करीब किया। मेरा हाथ छोड़ो मीरशा, तुम मेरा हाथ पकड़ने का हक सालों पहले खो चुके हो। ऐनी मेरी बात सुनो। मीरशा ने उसे कुछ कहना चाहा। काश मीरशा, तुम सालों पहले मुझे छोड़कर ना भागे होते। काश तुमने धोखा ना दिया होता। काश तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने ना आया होता, तो आज मैं यहाँ खुश होती। आज हालात और होते, हम अपनी इस खुशी को इस तरह ना मनाते। पर मीरशा, तुमने सब खराब कर दिया। ऐनी गुस्से से कहती हुई ड्रेसिंग रूम में भाग गई थी। अगर तुम जान लो मेरे जाने की वजह, तो तुम इस तरह नफरत ना करो मुझसे। मीरशा कर्ब से कहते हुए टेरिस की तरफ बढ़ गया था। मेहरमा अपने रूम में जा रही थी कि किसी ने उसे अपनी तरफ खींचा। मेहरमा चीख मारती के मुकाबिल ने उसका इरादा भांपते उसके मुंह पर अपना भारी हाथ रखा। मेहरमा की आंखों में खौफ फैल गया। मुकाबिल उसे साइड पर ले गया जहां पर रोशनी थी। सामने अहान को देखकर मेहरमा के चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ गई। क्या हुआ जान? अहान ने उसके उड़े रंग देखकर पूछा। मेहरमा ने उसके हाथ की तरफ इशारा किया जो अभी भी उसके मुंह पर था। अहान ने फ़ौरन हाथ हटाया। अहान, आपने मुझे डरा दिया था। मेहरमा उसे घूरते हुए बोली। मेरे होते हुए कोई तुम्हें हाथ तो लगा कर दिखाए। अहान ने उसे कमर से पकड़ के अपने करीब किया था। अहान, कोई आ जाएगा। मेहरमा घबराते हुए बोली। कोई नहीं आएगा जान, सब अपने अपने कमरों में हैं। अहान उसकी आंखों में देखते हुए बोला था। मुझे नींद आ रही है। मेहरमा फिर से बोली। एक शर्त पर जाने दूंगा। अहान शरारत से बोला। क्या? मेहरमा हकलाहट का शिकार हो रही थी। अहान ने अपना दाया गाल आगे किया। इसका मतलब समझते मेहरमा के गालों पर गुलाल बिखरा। जल्दी करो ना जान। उसे वैसे ही खड़ा देखकर अहान बोला। मेहरमा ने अपना होठ अहान के गाल पर रखे और फौरन भाग गई। इसके स्पीड देखकर अहान ने बामुश्किल अपना कहकहा रोका। अंशरा ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी अपनी सोचों में गुम थी कि सिनान ने उसके गिर्द हिसार बांधा। क्या सोच रही है मेरी बेगम? सिनान उसके सर पर बोसा देते हुए बोला था। सिनान, आपको नहीं लगता कि ऐनी इस शादी से खुश नहीं? अंशरा ने अपनी परेशानी की वजह बताई। नहीं मेरी जान, तुम ज़्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिनान ने उसकी बात काट दी। तुम खुद पर और हमारे बेबी पर ध्यान दो बस। और वो दोनों भी ठीक हैं, तुम ज़्यादा सोच रही हो। सिनान उसकी ज्वेलरी उतारते हुए बोला था। जी। कुछ देर बाद वो दोनों चेंज करके सो गए। ज़मान कमरे में दाखिल हुआ तो हुरैन वैसे ही बैठी थी। तुमने अभी तक चेंज क्यों नहीं किया? ज़मान ने अपना लहजा नर्म रखा। ऐसे ही, हुरैन ने खोए हुए लहजे में जवाब दिया। इतनी देर में ज़मान का फ़ोन रिंग हुआ। हेलो ज़ुहैब, बोलो क्या हुआ? यार वो मेरी फ़ाइल कहाँ है जो तुम्हें दी थी? ज़ुहैब परेशानी के आलम में बोला था। यार वो फ़ाइल समन के पास है, मैंने उसे पकड़ा दी थी। ज़मान ने जवाब दिया। समन के नाम पर हुरैन ने फ़ौरन ज़मान की तरफ देखा। अच्छा चल सही है। ये कहते ही ज़मान ने कॉल कट कर दी। ज़मान, हुरैन ने ज़मान को बुलाया। ज़मान अलमारी में कपड़े निकालते हुए बोला था।
समन आपकी क्या लगती है? आखिरकार उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया। अभी तक तो बस दोस्त है, लेकिन मेरा इरादा उसे अपने बच्चों की मामा बनाने का है, जमान ने शरारती अंदाज में कहा था। मैं बीवी हूँ आपकी, हुरैन चीखी। हाँ तो, जमान ने लापरवाही का मुजाहरा किया। फिर ये कि मुझे मामा बना ले। हुरैन की जबान फिसली। जमान का हाथ वहीं रुका। ये तुम कह रही हो हुरैन चौधरी, जिसने मुझे कहा था कि वो अपनी खूबसूरती मुझ पर ज़ाया नहीं करेगी? तो अब क्या हुआ? अब क्यों तड़प रही हो मेरी कुर्बत के लिए? बोलो। तुमने तो कहा था कि मुझे अपने करीब नहीं आने दोगी। अपनी बातें याद करो हुरैन। जमान शाह कुछ नहीं बोलता। ये कहते ही जमान कमरे से बाहर निकल गया। इरादा उसका आज फिर छत पे जाने का था। आज वलीमे का दिन था, नाश्ते का दौर था। जेबी, जमान सीढ़ियाँ उतरते हुए बोला। सब उसकी तरफ मुतवज्जह हुए। वो इस वक्त रफ होलिये में था और इसी होलिये में भी वो हुरैन का दिल धड़का गया। हाँ, जुहेब ने जवाब दिया। मीर कहाँ है? अपने रूम में नहीं है, मैं अभी देख कर आया हूँ, जमान ने परेशानी से कहा था। वो ऑफिस में है, कह रहा था फंक्शन शुरू होने से पहले आ जाएगा, जुहेब ने जूस का गिलास उठाते हुए कहा था। एक तो ये लड़का हर वक्त काम करता रहता है, आमना बेगम ने कहा था। दादू ज़रूरी मीटिंग थी इसीलिए गया है, जुहेब ने कहा। अच्छा चलो, मैं भी चलता हूँ फिर। जमान बाहर की तरफ बढ़ने लगा था। जुहेब ने रोक लिया। जमान रुक, मैं भी आता हूँ। यार फिर मैं साथ ही चलती हूँ, समन ने जमान की तरफ देखते हुए कहा था। हुरैन का दिल चाहा कि समन को रोक ले, लेकिन वो करती भी तो क्या। एनी तो इन सब में खामोश बस नाश्ता कर रही थी। शाम हो चुकी थी, वलीमे का फंक्शन स्टार्ट हो चुका था, लेकिन अभी तक इन चारों की कोई खबर नहीं थी। उन्हें फ़ोन करो, अभी तक आए क्यों नहीं वो चारों? सिकंदर शाह गुस्से से बोले थे। बाकी सब भी अपनी अपनी जगह पर परेशान थे। क्या है बाबा, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। सिनान भी फिक्रमंदी से बोला था। वो देखो आ गए, जैन ने इशारा किया। जहाँ वो चारों आ रहे थे उनके चेहरे पर परेशानी वाज़ा थी, इसीलिए किसी ने उनसे कुछ ना पूछा। मिर्शा फ़ौरन स्टेज पर चला गया। तकरीब का आगाज़ हुआ। सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए थे। मिर्शा उठकर उन तीनों की तरफ गया जो परेशान खड़े थे। तुम लोग चलो, मैं और जुहेब कुछ देर तक निकलते हैं। ठीक है, पहले मैं चेंज कराऊँ, समन ये कहती ही चली गई। जमान, मुझे ये प्रोजेक्ट किसी भी हाल में चाहिए। तू फिक्र ना कर, सब ठीक होगा, जमान बोला था। इतनी देर में समन आई, जो कि पैंट शर्ट में मलबूस थी। चलो चलें, समन ने आकर कहा। फिर वो लोग चले गए। दूर किसी ने ये मंजर देखा तो तड़प उठा। मिर्शा के कहने पर फंक्शन का एहतमाम जल्दी कर दिया गया था। फिर मिर्शा और जुहेब भी चले गए थे। वो लोग अगली सुबह भी वापस नहीं आए थे। इब्राहिम शाह को उन पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था। आखिरी वलीमे वाले दिन ये काम करने की क्या ज़रूरत थी? इब्राहिम शाह ने गुस्से से कहा, जो इस वक्त लॉन्च के सोफे पर बैठे थे। आप गुस्सा मत करें, यकीनन कोई ज़रूरी काम होगा, वरना मेरे बच्चे कभी इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकतें ना करते। आलिया बेगम ने उनका गुस्सा कम करने के लिए कहा था, मगर इब्राहिम शाह का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। इतने में वो चारों लॉन्च में दाखिल होते दिखाई दिए। उनके चेहरों पर खुशी थी। अस्सलाम वालेकुम, मीर शाह और तीनों ने सबको सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, इब्राहिम शाह ने जवाब दिया। कहाँ थे तुम लोग? कुछ एहसास है तुम लोगों को? कल शादी थी तुम्हारी, इब्राहिम शाह ने गुस्से से कहा था। सॉरी बाबा, मुझे एहसास है, लेकिन ये प्रोजेक्ट हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी था। अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट हमें मिल गया है, मीर शाह ने खुशी से कहा था। अच्छा बड़े बाबा, शाम को हमने एक पार्टी रखी है, आप सब तैयारी कर लें, जमान ने कहा। किस खुशी में पार्टी रखी है? फ़ाखरा बेगम बोली। प्रोजेक्ट की खुशी में, जमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया। चलो सही है, फ़ाखरा बेगम खुशी से बोली थी। इसके बाद वो चारों अपने अपने कमरों में चले गए। मिर्जा ने डेकोरेशन के लिए एक टीम हायर की थी, जो कि इस वक्त बड़ी महारत से अपना काम कर रही थी। कहाँ थे तुम? एनी मीर को कमरे में आता देखकर बोली थी। क्यों, तुम मिस कर रही थी मुझे? मिर्जा ने शरारत से कहा था। इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि कुरतुल ऐन सिकंदर शाह तुम्हें मिस करे, एनी ने तेवरियां चढ़ाते हुए कहा था। पहली बात, तुम कुरतुल ऐन मीर शाह हो। दूसरी बात, ये ऑफिस में था एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट मुझे मिल गया। और तीसरी बात ये, तुम्हारा ये खालिस बीवियों वाला अंदाज़ मुझे अच्छा लगा। और चौथी बात ये, तैयार हो जाओ, शाम को प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में पार्टी रखी गई है घर में। अच्छा, एनी ने यक अल्फाजी जवाब देना बेहतर समझा था और मीरशाह पार्टी के इंतजामात देखने के लिए बाहर चला गया था। शाम हो चुकी थी। पार्टी वसी पैमाने पर मुनक़िद की गई थी। मीर भाई, कोई डांस वांस का प्रोग्राम है? जैन ने पूछा था। नहीं, मीर ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। लो, तो हम क्या करें, इस पार्टी में सारे बुड्ढे टकले आए हुए हैं। जैन को पार्टी बोरिंग लगी। मीर शाह ने उसे घूरा। डांस नहीं तो कोई डीजे वाला बुलाते, आखिर इतने पैसों का क्या करना है आपने? इस बार आहान बोला था। ये बिजनेस पार्टी है, तुम लोगों की हिप हॉप पार्टी नहीं है, जुहेब बोला। भाई इतनी बोरिंग पार्टी है ये, अंशरा भी उकता गई थी। मीर, इतने में समन आई। वहाँ दुरानी इंडस्ट्री के हेड आ गए हैं, समन ने उसे बताया था। चलो फिर चलते हैं उनके पास, जमान बोला। फिर वो सब वहाँ से चले गए। पार्टी को सब ने एंजॉय किया सिवाय यंग पार्टी ने। उनकी बोरियत का अंदाज़ा लगाते मीर शाह ने उन्हें फार्म हाउस जाने की खुशी सुनाई।
खबर सुनकर यंग पार्टी की खुशी का कोई ठिकाना ना था। रात को सब लॉन्च में बैठे थे। हुरैन जो कि नीचे आ रही थी, उसका पाँव स्लिप हुआ जिससे वो गिर गई। उसकी आवाज़ पर सब उसकी जानिब मुतवज्जे हुए, जो कि ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी और सर से खून बह रहा था। ज़मान फ़ौरन उसकी जानिब गया और उसके सिर अपनी गोद में रखा। ज़मान उसे हॉस्पिटल लेकर चलो, ज़ुहैब उसे हिलाते हुए बोला था। वो हाँ। ज़मान ने उसका बेजान वजूद बाहों में उठाया। सब इधर ही हैं रहें, कोई नहीं आएगा मेरे पीछे। ये कहते हुए हुरैन को लेता गाड़ी की जानिब आया और हॉस्पिटल के लिए रवाना हुआ। हुरैन को लेता वो हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर उसकी अंदर की जानिब ले गए। ज़मान शाह इस वक्त कोई दीवाना लग रहा था। उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, कपड़े खून से भरे हुए थे, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। परवाह थी तो सिर्फ उस वजूद की जिसकी धड़कनें जारी थीं। इन ज़मान को अपना सांस बंद होता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी सांसों की दौड़ तो अंदर पड़े वजूद के साथ जुड़ी थी। 1 घंटे बाद डॉक्टर ने हुरैन की ज़िंदगी की नवीद सुनाई थी। ज़मान की पहली नवाफिल अदा किए और घर इन्फॉर्म किया। ज़मान शाह बाहर बैठा था कि डॉक्टर ने हुरैन के होश में आने की खबर दी। ज़मान अपने आंसू साफ करता अंदर दाखिल हुआ, जहां हुरैन आंखें बंद किए लेटी थी। किसी की मौजूदगी का एहसास था कि उसकी आंखें खोली। सामने ज़मान को देखकर उसकी आंखें में नमी आ गई थी। क्यों बचाया मुझे आपने? मरने देते ना? हुरैन सर का दर्द नज़रअंदाज करते हुए बोली थी। ज़मान ने तड़प कर उसे देखा। वैसे भी आपकी बेरुखी मुझे मार ही रही है, हुरैन रोते हुए बोली थी। ज़मान उसके पास आया। क्या तुम ठीक हो? ज़मान ने प्यार से पूछा था। आपको इससे क्या, आप जाएं अपनी समन के पास। हुरैन इधर देखो, ज़मान उसके चेहरे के अपनी तरफ करते हुए बोला था। नहीं चाहिए मुझे आपकी वक्ती हमदर्दी, आप फिर बाद में दूर हो जाएंगे। हुरैन बच्चों की तरह मासूमाना अंदाज में बोली थी। नहीं जाऊँगा अब दूर। ज़मान हुरैन के हाथ पकड़ते हुए बोला था। मतलब आपने मुझे माफ़ कर दिया? हुरैन हैरानगी से बोली। ज़मान ने मुस्कुराते हाँ में सर हिला दिया। हुरैन फ़ौरन उसके सीने से जा लगी। आई लव यू ज़मान, आई रियली लव यू। हुरैन ने उसके सीने में चेहरा चिपकाते हुए कहा था। लव यू टू जान। ज़मान ने उसके गिर्द हिजार तंग किया। इतनी देर में एक नर्स अंदर आई। वो दोनों को एक दूसरे के करीब देखकर हैरान हो गई। वो नर्स ज़मान को ही घूरे जा रही थी। हुरैन ने नोट किया। ही इज़ माई हस्बैंड। हुरैन ज़मान का हाथ पकड़ते हुए बोली थी। उसकी बात सुनते ही नर्स शर्मिंदा होती बाहर चली गई। ज़मान, हम घर कब चलेंगे? हुरैन ज़मान को देखते हुए बोली थी। जब मेरी जान कहेगी। ज़मान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे अभी घर जाना है। हुरैन ने उसके सीने पर सर रखे जवाब दिया था। लेकिन अभी तो डिस्चार्ज नहीं मिलेगा। ज़मान उसका सर सहलाते हुए बोला। मुझे नहीं पता, मुझे अभी जाना है। हुरैन बेज़िद हुई। अच्छा तुम बैठो, मैं डॉक्टर से पूछ कर आता हूँ। ये कहते ही ज़मान बाहर चला गया था। हुरैन के चेहरे पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी। कुछ ही देर बाद ज़मान कमरे में दाखिल हुआ। क्या हुआ, मिल गया डिस्चार्ज? हुरैन ज़मान को देखते हुए फ़ौरन बोली थी। जी मिल गया, चलो चलें। ज़मान ने उसे सहारा देते हुए उठाया। कुछ ही देर बाद वो शाहविला पहुँचे। क्या हुआ ज़मान, सब कहाँ हैं? हुरैन खाली लॉन्च देखते हुए बोली थी। जान, रात के 2 बज रहे हैं, सब सो गए हैं। मैंने सबको आपकी खैरियत का बता दिया था, इसीलिए सब बेफिक्र हैं। ज़मान हुरैन को अपनी बाहों में उठाता बोला। हुरैन ने भी मुस्कुराकर उसके गर्दन में बाजू हायल किए और उसके कंधे पर सर टिका दिया। ज़मान ने हुरैन को बेड पर लिटाया। अच्छा मैं चेंज करके आता हूँ। ज़मान हुरैन के माथे पर बोसा देते हुए बोला था। उसे हुरैन ने आंखें बंद करके महसूस किया। ज़मान फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। कुछ देर बाद ज़मान बाहर आया तो हुरैन को वैसे ही बेड पर बैठा पाया। क्या हुआ हुरैन, अभी तक सोई क्यों नहीं? ज़मान ने फिक्रमंदी से पूछा था, जो इस वक्त ट्राउज़र शर्ट में मलबूस था। ज़मान, ये कुशन नहीं अच्छा। हुरैन नाक से कुड़ते हुए बोली थी। हाँ तो दूसरा वाला ले लो। ज़मान क्राउन से टेक लगाए हुए बोला। नहीं, वो भी नहीं अच्छा। हुरैन मासूम अंदाज में बोली थी। फिर? ज़मान ने आईब्रो उचकाई। तो ये कि मुझे यहाँ सर रख कर सोना है। हुरैन ज़मान के सीने की तरफ इशारा करते हुए बोली थी। ज़मान मुस्कुराया और उसने मुस्कुरा कर बाहें वाँ की। हुरैन उसके सीने से लगी सुकून से आंखें मूंद गई थी। ज़मान ने उसके बालों पर बोसा दिया। अच्छा चलो अब सो जाओ। ज़मान उसे प्यार से बोला था। ओके गुड नाइट। हुरैन उसे ज़ोर से पकड़ती आंखें मूंद गई थी। डर था कि मुकाबिल कहीं दूर ही न चला जाए। ज़मान भी आंखें मूंदता सो गया। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद फ़ाखरा बेगम हुरैन से मिलने कमरे में आई। सब अपने अपने कामों पर जा चुके थे। कैसी है मेरी बेटी? फ़ाखरा बेगम हुरैन का माथा चूमती बोली। अब ठीक हूँ मामा, हुरैन ने खुशदिली से जवाब दिया था। शुक्र अल्लाह पाक का, तुमने तो हम सबको डरा ही दिया था। फ़ाखरा बेगम खुदा की मशकूर थीं। मामा ज़मान चले गए? हुरैन ने हिचकिचाते हुए पूछा था। जी बेटा, वो ऑफिस चला गया है। जाने से पहले मुझे कह कर गया था कि जब तुम उठो तो मैं तुम्हें नाश्ता करवाकर दवाई दे दूँ। फ़ाखरा बेगम मोहब्बत से बोली थी। उसके जाने का सुनकर हुरैन के चेहरे पर उदासी फैल गई, जिसे फ़ाखरा बेगम ने महसूस कर लिया था। कुछ नहीं होता बेटा, आ जाएगा, तुम नाश्ता करो और मेडिसिन लो। जी मामा। हुरैन ने नाश्ता किया और दवाई ली। फ़ाखरा बेगम उससे आराम का बोलती चली गई थी। उनके जाते ही यंग पार्टी ने कमरे में धमाकेदार एंट्री की। भाभी,
जैन हुरैन के पास बैठते हुए बोला था। जी, हुरैन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जल्दी ठीक हो जाएं, फिर हमें फार्म हाउस भी जाना है। जैन मासूम अंदाज से बोला था। आपके मिजाजी खुदा ने बोला है कि जब तक मेरी बीवी ठीक नहीं हो जाती कोई कहीं नहीं जाएगा। अंशरा बोली। भाई तो स्टोन मैन के साथ रह रहकर बोरिंग इंसान हो गए हैं, इनका साया आ गया है उन पर। जैन गुस्से से एक्टिंग करता हुआ बोला था। खबरदार जैन, जो तुमने मेरे शौहर को कुछ कहा तो। इतने तो स्वीट हैं वो। हुरैन को उसका ज़मान से कुछ कहना बुरा लग रहा था। स्वीट होंगे आपके लिए, हमारे लिए तो ढीठ हैं। जैन एक बार फिर बोला था। भाभी आप छोड़ें इसे, ये बताएं आप कैसा फील कर रही हैं। अब की बार महरमा बोली थी। बिल्कुल ठीक, हुरैन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। भाभी आप जल्दी ठीक हो जाएं, फिर हम सब फार्म हाउस चलेंगे। एनी खुशदिली से बोली थी। ओके, हुरैन ने भी खुशदिली से जवाब दिया। कुछ देर बाद वो सब वहाँ से बातें करते करते रहे। आलिया बेगम ने वहाँ आते सबको डांटा, जो कि हाल पूछने का कहकर यहाँ डेरा लगाकर बैठ गए थे। इन सबको कमरे से निकाल दिया। आलिया बेगम हुरैन को आराम का कहती किचन की जानिब चली गईं। उनका इरादा हुरैन के लिए कुछ नरम बनाने का था। शाम को सब लोग जल्दी वापस आ गए थे, सिवाय सब बड़ों के। सब बाहर बैठे लॉन में बातें कर रहे थे। लारेब ने सबके लिए खीर बनाई थी, जो कि सबको बेहद पसंद आई थी। इंसान सबके बगैर रह सकता है, सिवाय मोहब्बत के। लारेब उन सबको देखकर मुस्कुराते हुए बोली। गलत आपी, इंसान मोहब्बत के बगैर रह सकता है। मीरशा ने लारेब की नफ़ी की। वो कैसे? हुरैन फ़ौरन बोली। जहाँ तक मेरा ख्याल है हम इंसान मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकते। इस बार महरमा बोली थी। जी भाई, इन सब ने ठीक कहा। जैन भी मीर की बात पर उलझ गया। गलत सोच है ये सबकी। मीर ने भी सबकी नफ़ी की। वो कैसे मीर? अगर इंसान अकेला होता है तो सिर्फ मोहब्बत से बदला जा सकता है। अगर वो टूटा हो तो उसे मोहब्बत से ही जोड़ा जा सकता है। समन ने बोलना लाजमी समझा। समन, मैं तुम्हें सबसे अलग समझ रहा था, लेकिन तुम भी इनसे सब जैसी ही सोच रखती हो। मीरशा समन की तरफ देखते हुए बोला। तो तुम ही बता दो। अब की बार सिनान बोला था। इन सब में जुहेब और जमान खामोश थे। शायद उसका जवाब जानते थे, शायद नहीं। यकीनन छोड़ना आसान नहीं होता, चाहे कोई आदत हो, कोई गुनाह या फिर इंसान। आप गिरते हैं, टूटते हैं, संभलते हैं, फिर टूटते हैं। और ये वक्त ऐसा होता है कि ना तो आप चीख सकते हैं, ना किसी के गले लगकर आंसू बहा सकते हैं। माजी आपके सामने किसी रेल की तरह भागता है। हर स्टेशन पर नए मुख्तलिफ लोग। एक वक्त आता है जब आप उन लोगों को अपने साथ समझते हैं, और वो तो साथ होते ही नहीं। वीराने में खड़ी धूप में आप बेसहारा, बेआसरा, बिना साहिबान के रह जाते हैं। इस वक्त आपके साथ बस वो ज़ात होती है। मिर्शा आसमान की तरफ इशारा करते हुए बोला। इंसान वो रह सकता है मोहब्बत के बगैर, लोगों के बगैर, रिश्तों के बगैर, हर शय के बगैर, मगर अल्लाह के बगैर नहीं रह सकता। कुछ लोगों की मोहब्बत वक्ती होती है, मगर खुदा की नहीं। वो तो आखिरी सांस तक अपने बंदों का इंतज़ार करता है। एब्सोल्युटली राइट। जुहेब मुतासिर हुआ था। एनी तो कुछ वक्त के लिए उसकी बातों में ही खो गई थी। वो शख्स बिल्कुल एक राज की पहेली। सही कहा मीर, तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब की बार जमान बोला था। मीर ने सर का हल्का सा खम दिया। मेरे तो ऊपर से ही गुजर गई। जैन दांत निकालते बोला था। जैन, मीर की बात का मतलब है कि इंसान सबके बगैर रह सकता है, सिवाय अल्लाह के। समन उसे समझाते हुए बोली थी। ओह अच्छा। जैन ने समझते हुए हाँ में सर हिलाया। छोड़ो, जैन बोला। चलो मैं तुम लोगों को गाना सुनाता हूँ। जैन गला साफ करते हुए बोला। इससे पहले कि एनी कुछ बोलती, समन बोल पड़ी। अरे वाह, तुम गाना भी गाते हो? हाँ, मैं सिंगर हूँ। जैन ने सफाई से झूठ बोला। हाँ, बहुत बड़ा। महरमा ने तंजिया कहा था। इतना गंदा तो मांगने वाले नहीं गाते जितना जैन गाता है। एनी जैन को घूरते हुए बोली थी। तुम तो चुप ही करो क्रारस। जैन एनी को घूरते हुए बोला। एनी कुछ बोलती इससे पहले ही हुरैन बोली। अच्छा अच्छा, चलो बस करो। हुरैन फ़ौरन बोली। नहीं भाभी, ये तो मुझसे जलती है। जैन फिर से बोला। ओए बंदर, मैं क्यों तुमसे जलूंगी? शक्ल देखी है अपनी? एनी को तो तप ही चढ़ गई। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं बहुत प्यारा हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है। जैन चेहरे को हाथ लगाते हुए बोला था। ओए, पता है कितना प्यारा है तू, बंदर कहीं का। और तुझसे जले मेरी जूती। एनी गुस्से से बोली थी। हाँ चलो, तुमने माना तो सही कि तुम्हारी जूती मुझसे जलती है। जैन, अच्छा अच्छा बस करो। इस बार जमान बोला था। 2 मिनट भाभी। मज़ा आ रहा था। इस बार अंशरा बोली। वो सब उनके लड़ाइयों से लुत्फानंदोज़ हो रहे थे। रात को एनी ड्रेसिंग टेबल पर खड़ी हाथों का मसाज कर रही थी कि मीर कमरे में दाखिल हुआ। मीर उसे एक नज़र देखता अपने कपड़े लेता वॉशरूम में बंद हो गया था। कुछ देर बाद आया तो एनी को वहीं पाया गया। क्या हुआ? मीर ने एनी से पूछा। मुझे तलाक दे दो, एनी पुरसुकून लहजे में बोली। तुम होश तो हो? क्या कह रही हो? मीरशा, उसके इस बात पर गुस्सा आया था। हाँ, होश में ही हूँ। एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते हम।
एनी दोनों बाजू सीने पर बांधते हुए बोली थी। मीर ने अपनी तरफ खींचा और उसके होठों को अपनी कैद में लिया। एनी ने अपना आप छुड़वाना चाहा, लेकिन उसकी मजबूत गिरफ्त से ना निकल पाई। थोड़ी देर बाद मीरशा पीछे हटा। आप बोला करो मुझे, मीरशा उसके होठ साफ करते हुए बोला था। तुम, मेरा मतलब आप। एनी उसकी घूरी पर फौरन पटरी पर आई। गुड, मीरशा मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा, अब मुझे नींद आ रही है, मीरशा ये कहता बैठ की जानी पड़ गया। एनी भी सब कुछ झटकते सोने के लिए लेट गई। जमान बेड पर लेटा मोबाइल यूज़ कर रहा था कि हुरैन चेंज करके बाहर आई और जमान के सीने पर सर रखकर लेट गई। क्या हुआ? जमान उसे अपने हिसार में लेते हुए बोला। कुछ नहीं, हुरैन ने आंखें मूंदते ही जवाब दिया। दवाई ली? जी, हुरैन ने जवाब दिया। जमान, ये फ़ोन बंद करें और मुझसे बातें करें। वो जमान को फ़ोन में मसरूफ़ देखकर बोली थी। आखिर को अपने होते हुए कोई क्यों किसी और को जमान की तवज्जो का मरकज़ बनने देती? अच्छा जी, कर दिया बंद। और कुछ? जमान फ़ोन सेट पर रखते हुए बोला था। जमान, हुरैन जमान के सीने पर ठोड़ी टिकाते हुए बोली थी। जी जाने जमान, आपको मुझसे कब प्यार हुआ था? हुरैन उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली। जब आपको पहली बार देखा था तब। जमान उसका हाथ लबों को लगाते हुए बोला था। वो कब देखा था? अच्छा, आप पहली बार हमारे घर आई थी तब। मतलब आपको मुझसे पहली नज़र वाला प्यार हुआ था? जी, जमान उसका नाक चूमते हुए बोला। अच्छा चलें, अब मुझे नींद आ रही है। ओके। जमान उसे अपने हिसार में लेता आंखें मूंद गया था। हुरैन जानती थी कि वो उसके करीब आना चाहता है। वो उसे मना नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो इन लम्हों को ख़ास बनाना चाहती थी, बहुत ख़ास। ये सोचते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। कुछ देर बाद वो नींदों की वादियों में खो गई। अगली सुबह ऑफिस में समन ने मीर और जमान से कहा कि वो लंदन वापस जा रही है। यार, अभी तो आई थी तुम, कुछ दिन तो रुक जाओ, जमान ने समन को देखते हुए कहा था। नहीं जमान, हम तीनों तो यहाँ हैं, वहाँ ये सब काम कर रहे हुए हैं, सब काम रुके हुए हैं। समन ने कहा था। 2 घंटे बाद फ्लाइट है और अब बता रही हो? अब भी ना बताती, वहाँ पहुँचकर बस गैरों की तरह बता देती। मीरशा भी समन की बात पर गुस्से से बोला था। बस अचानक ही प्लान बना, अब मुझे घर भी जाना है सब से मिलने। और समन उन दोनों से मिलकर घर चली गई थी, क्योंकि 2 घंटे बाद फ्लाइट थी। घर में सब उसके वापस जाने पर उदास थे। बेटा, कुछ दिन तो रुकती तुम, आमना बेगम ने उसे प्यार करते हुए कहा था। नहीं दादू, लंदन में भी बिजनेस देखना है। मीर और जुहेब तो यहाँ हैं, तो वहाँ सब मुझे ही देखना है। समन ने भी दादू की गले लगते हुए कहा था। अच्छा, मैं ज़रा हुरैन से मिल लूँ, बाकी सबसे तो मिल ली हूँ। समन मुस्कुराते हुए कहते हुरैन के कमरे में की तरफ बढ़ गई थी। हुरैन सोफे पर बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाए, हुरैन ने जवाब दिया। समन दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। समन, तुम? हुरैन ने अपने कमरे में देखकर हैरान हुई। हुरैन, मैं लंदन वापस जा रही हूँ, बस तुमसे मिलने आई हूँ, समन ने हुरैन से कहा था। और हाँ, वो सब तुम्हारे शौहर का प्लान था, सिर्फ तुम्हें हसास दिलाने के लिए। मुझे गलत मत समझना, मैं बस तुम दोनों को एक करना चाहती थी और कुछ नहीं। जमान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसीलिए मैंने बस उसके कहने पर किया। उसे उसकी हुरैन वापस देने में मदद की। ये कहकर समन हुरैन के गले लग गई। हुरैन ने भी समन को मुस्कुराकर गले लगा लिया, क्योंकि इस बारे में जमान उसे पहले ही बता चुका था, तो अब वो क्यों नाराज़ होती। समन सबसे मिलकर एयरपोर्ट के लिए निकल गई। मीरशा रात को घर में देर से आया था। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नज़र एनी पर पड़ी, जो सोफे पर बैठे बैठे सो रही थी। मीरशा उसे उठाता बेड पर ले गया और वहीं उसके पास बैठकर उसे देखने लगा। सोते हुए तो वो लगती भी इतनी मासूम थी। मीरशा ने दिल के कहने पर झुककर एनी के माथे पर बोसा दिया। अपने माथे पर किसी का लम्स महसूस करके उसने आंखें खोली। मीरशा को अपने इतने करीब देखकर एनी घबरा गई। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? एनी ने घबराकर पूछा था और अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसे पीछे धकेलती हुई उठने लगी थी कि मीरशा ने उसे दोनों हाथों को कैद में लिया। क्या कर रहे हो तुम? एनी ने मीरशा को गुस्से से देखा था। कुछ नहीं, तुम सोफे पर सो रही थी तो तुम्हें यहाँ ले आया, मीरशा ने इत्मीनान से जवाब दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? एनी का तो पारा ही हाई हो गया था इसकी बात सुनकर। मैंने पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? एनी का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। बात तो सुनो मेरी कुरतुल ऐन मीरशा, मैंने कितनी दफ़ा कहा है मेरा नाम कुरतुल ऐन सिकंदर शाह है, समझे तुम? कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुमसे। कुछ नहीं लगते तुम मेरे, कुछ भी नहीं। सुना तुमने? एनी गुस्से से चिल्लाई थी। उसका लहजा इतना सख्त था कि मीर को बहुत बुरा लगा था। हाथ छोड़ो मेरे, एनी चिल्लाई। सुना नहीं तुमने? आप, मीरशा ने जवाब दिया। क्या आप? एनी नासमझी से पूछने लगी। मैंने कहा आप बोला करो मुझे। मीरशा उस पर थोड़ा सा झुका था और एनी का तो सांस ही हलक में अटक गया था। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? मीरशा, दूर हटो मुझसे। एनी ने अपने घबराहट को गुस्से में छुपाने की नाकाम कोशिश की थी। ना हटूं तो? मीरशा ने एनी की आंखों में देखते हुए कहा था। तो मैं सर फाड़ दूंगी तुम्हारा, एनी ने गुस्से से कहा। अब एनी का कौन समझता कि वो शौहर है, उसका हक रखता है।
इस पर, लेकिन एनी के लिए तो वो एक धोखेबाज बेवफा इंसान था। मीरशा एक झटके से उससे दूर हुआ और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया था और बाद में छत पर जाने का इरादा किया। आखिर को उसने अंधेरी खामोश रातों में आसमान पर चमकते चांद को दोस्त बना लिया। आखिर चांद भी तो गवाह था उसकी हर तकलीफ और दर्द का। मीरशा का इम्तिहान अभी बाकी था, उसकी मोहब्बत को अभी भी आजमाइश की तलब थी, लेकिन मीरशा तैयार था। मीरशा को यकीन था एक दिन एनी ज़रूर उसका यकीन करेगी। वो उसे यकीन दिलाकर ही रहेगा कि वो बेवफा नहीं था। मीरशा ने सारी रात टेरेस पर गुजारी और फजर के बाद सोने के लिए कमरे में आया और सोफे पर लेट गया। जब से शादी हुई थी वो दोनों ऐसे ही सोते थे, एनी बेड पर और मीर सोफे पर। सुबह एनी ने की आंख खुली तो मीर को सोफे पर सोता पाया। वो बेड पर बैठकर मीर को देखने लगी। कितना करीब, कितना दर्द, कितना कर्ब, कितना दर्द, कितनी तकलीफ थी उसके चेहरे पर। एनी कितनी ही देर उसे यूं ही देखती रही। उसके चेहरे पर तो उसकी दुनिया बसती थी। वो लाख कहे कि उसे नफ़रत है मीरशा से, लेकिन हकीकत तो यही थी कि उसे इश्क था मीरशा से। वो कितने ही लम्हे उसे देखती रही, फिर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई थी। आमना बेगम लॉन में बैठी थी। आलिया बेगम ने उन्हें नाश्ते के लिए बुलाया। इतनी देर है में वहाँ जैन भी आ गया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, दोनों ने जवाब दिया। आज तो मेरा बेटा जल्दी उठ गया, आलिया बेगम ने जैन से कहा था। जी बड़ी मामा, अभी आपका हिटलर बेटा शोर मचा देगा। उठ जा जैन, जल्दी कर। जैन, वक्त पर काम किया कर। जैन हर वक्त पीछे ही पड़ा रहता है मेरे। एक बात बताएं बड़ी मामा, वो आपका ही बेटा है? मतलब आप इतनी स्वीट हैं। उसने स्वीट को लंबा खींचा। और एक वो है कड़वा करेला। इतना अच्छा तो है मेरा बेटा, आलिया बेगम ने उसका कान खींचते हुए कहा था। अच्छा चलो तुम भी नाश्ता कर लो आकर। ये कहकर आलिया बेगम किचन की तरफ चली गई थी। जैन और आमना बेगम नाश्ते की मेज़ पर चले गए। सुबह उठते मीर वॉशरूम में घुस गया। कुछ देर बाद बाहर आया तो एनी कमरे में नहीं थी। वो सर्द सांस खारिज करता तैयार होकर ऑफिस की तरफ रवाना हुआ। रूह भागते हुए शाह विला में दाखिल हुई। आपी। रूह लॉन्ज में दाखिल होते हुरैन को पुकारने लगी। इसकी इस तरह चिल्लाने से सब बाहर आ गए। क्या हुआ रूह, क्यों इतना घबराई हुई हो? कुछ हुआ है क्या? अंचरा बाहर आते हुए बोली थी। आपी, मामा को पता नहीं क्या हुआ है, उठ नहीं रही। क्या मतलब उठ नहीं रही? हुरैन परेशानी से बोली थी। मैं सुबह मामा के रूम में गई तो वो लेटी थी। मैंने उन्हें बुलाया तो वो नहीं उठी। मैंने उन्हें हिलाया भी, लेकिन वो नहीं उठी। रूह के आंसू किसी तौर रुक नहीं रहे थे। अच्छा चलो रूह, हम चलकर देखते हैं, जैन बोला था। मैं भी चलता हूँ, जुहेब फ़ौरन बोला। जैन, जुहेब, रूह और हुरैन सना बेगम को अस्पताल लेकर गईं। जुहेब ने जमान को फ़ोन करके इत्तला कर दी थी, इसीलिए वो भी हॉस्पिटल में था। सना बेगम का इलाज चल रहा था। डॉक्टर के मुताबिक उन्हें हार्ट अटैक आया था। रूह और हुरैन का तो रो रो कर बुरा हाल था। हुरैन की तबीयत की वजह से जमान उसे घर छोड़ आया था। हॉस्पिटल में इस वक्त मीर, जुहेब, जैन और रूह थे। जुहेब, जाओ रूह को घर छोड़ाओ, मीर जुहेब को बोला था। अच्छा, ये कहते ही जुहेब बाहर निकल गया। पर मुझे कहीं नहीं जाना, यहाँ मामा के पास रहना है, रूह आंसू साफ करते हुए बोली थी। आंटी के पास हम हैं, आप जाओ हुरैन भाभी को देखो, जैन उससे बोला। ना चाहते हुए भी रूह को जुहेब के साथ जाना पड़ा। रूह कार में बैठकर रोए जा रही थी। आप परेशान ना हो, आंटी जल्दी ठीक हो जाएंगी। मीर ने बात की है डॉक्टर से? माइनर हार्ट अटैक था। अगर मामा को कुछ हो जाता, मेरा है ही कौन मामा और हुरैन आपी के अलावा? ऐसा मत कहिए, सब आपके अपने ही हैं, जमान, हुरैन भाभी, बाकी सब घरवाले। और जुहेब ने बात अधूरी छोड़ दी। और रूह ने जुहेब की तरफ देखकर पूछा था। और मैं, जुहेब ने उसकी तरफ देखकर जवाब दिया। रूह तो उसके इस नरम अंदाज पर हैरान थी। वो तो हमेशा इतना रूड रहता था। रूह बस उसे देखती ही रही और कोई जवाब ना दिया। जुहेब भी सारी तवज्जो ड्राइविंग की तरफ मरकूज कर चुका था। 3 दिन बाद सना बेगम को डिस्चार्ज कर दिया गया था। सब लोग इस वक्त सना बेगम के घर में मौजूद थे। एनी, अंचरा, हुरैन और महरमा मिलकर सबके लिए खाना बनाया। सब खाना खा चुके थे और सना बेगम से मिलकर घर चले गए थे। जमान और हुरैन अभी यहीं थे। जमान, आप अगर इजाज़त दें तो मैं अम्मी के पास रुक जाऊं? हुरैन ने जमान से पूछा था। हाँ रुक जाओ, लेकिन सिर्फ एक रात। जमान ने ना चाहते हुए भी इजाज़त दे दी। थैंक यू, हुरैन ने खुशी होते हुए कहा था। अच्छा सुनो, मैं मिस करूँगा तुम्हें, जमान ने मिस्कीन शक्ल बनाकर कहा था। एक रात की तो बात है, हुरैन जमान की तरफ देखते हुए बोली थी। नींद उसे भी कहाँ आती, उसे तो आदत थी उसके सीने पर सर रखकर सोने की। अच्छा चलो फिर मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़, अपना और आंटी का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, हुरैन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और जमान चला गया। रात के 12 बजे जमान को नींद नहीं आ रही थी। आती भी क्यों, उसका सुकून तो उससे दूर था। हुरैन चेंज करके वॉशरूम से बाहर आई। खुले ट्राउज़र शर्ट में वो कोई मासूम गुड़िया लग रही थी। हुरैन को बालकनी में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। हुरैन डरते हुए वहाँ गई कि अचानक किसी ने बालकनी में छलांग लगाई। इससे पहले कि हुरैन चीखती, जमान ने उसके मुँह पर हाथ रखा। मैं हूँ, जमान हाथ उठाते हुए बोला था।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रात के इस पहर यहाँ देखकर हुरैन को हैरानगी हुई थी। क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? तुम्हें मिस कर रहा था इसीलिए आ गया। जमान अंदर सोफे की जानिब जाते हुए बोला था। हाँ तो गेट से आते ही यहाँ से क्यों आए हैं? हुरैन बोली। गेट से आता तो सबको क्या सोचते, बीवी के बगैर एक रात नहीं रह सकता। जमान ने उसे अपने करीब करते हुए बोला था। नहीं रहा गया इसीलिए तो आए हैं, हुरैन प्यार से बोली थी। ये तो तुम्हें और मुझे पता है ना, बाकी सबको तो मैं तो नहीं पता ना। जमान उसकी पेशानी चूमते हुए बोला था। ये भी ठीक है, हुरैन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जमान बेड पर जाकर बैठ गया। वो हुरैन की तस्वीरें देखने लगा। उसका हाथ साइड टेबल पर बड़ी किताबों को लगा जिससे कुछ तस्वीरें निकली कर बाहर गिरी। जमान की नज़रें उन तस्वीरों पर पड़ी तो कुछ देर के लिए वो साकत हो गया। जमान ने फ़ौरन अपनी नज़र घुमाई और हुरैन की तस्वीर को देखने लगा। हुरैन ने नीचे गिरी तस्वीरें उठाई, उसके टुकड़े करते उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया। वो तस्वीरें वकास की थीं। जमान उसके एक एक हरकत मुलायजा कर रहा था। हुरैन जमान की जानिब आई और उसकी गोद में बैठ गई। आई लव यू जमान, हुरैन उसके गले पर लब रखते हुए बोली थी। आई लव यू टू, जमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आई एम सॉरी जमान, आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। हुरैन की आंखों में नमी आई। इट्स ओके मेरी जान, अब तो सब ठीक है ना? जमान ने बारी बारी उसकी दोनों आंखों पर अपने होठ रखे थे जिसे हुरैन ने आंखें बंद करते महसूस किया था। हुरैन ने जमान की तरफ देखा जो कि अब उसके होठ देख रहा था। हुरैन ने फ़ौरन अपना निचला होठ दांतों तले दबाया। जमान ने हुरैन को खुद से दूर जाना शिद्दत से महसूस किया था। अच्छा अब मैं चलता हूँ, जमान उसके माथे पर बोसा देते चला गया। हुरैन ने जमान का रवैया महसूस किया था। अपने जहन में आई सोच पर मुस्कुराते हुरैन सोने के लिए लेट गई। सिनान बेड पर लेटा मोबाइल यूज़ कर रहा था कि अंशरा को मुकम्मल नज़रअंदाज कर रहा था। सिनान क्या है आपको, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? अंशरा से अपना नज़रअंदाज होना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सिनान खामोश रहा। सिनान, अंशरा गुस्से से बोली। क्या है? सिनान ने बेपरवाही से भरपूर मुजाहरा किया था। बेबी आपके बाबा बिल्कुल नहीं अच्छे, देखो मामा से कैसे बात कर रहे हैं। तुमने जो सुबह किया वो क्या था? सिनान गुस्से हुआ। सिनान ने सुबह अंशरा को कमरे में बुलाया लेकिन वो नहीं आई, इसीलिए सिनान उससे नाराज़ था। सिनान आई एम सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा। अंशरा ने कान पकड़कर माफ़ी मांगी। सिनान को उसकी इस हरकत पर प्यार आया था। सिनान ने अंशरा को बाजू से खींचा और ख़ुद पर गिराया। ये काम सिनान ने बड़ी एहतियात से किया था क्योंकि अंशरा 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। सिनान, अंशरा ने उसे घूरा। जी जान, सिनान उसके चेहरे से बाल हटाते हुए बोला था। अभी अगर मुझे लग जाती तो? अंशरा उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली थी। लगी तो नहीं ना? सिनान ने उसका माथा चूमा। अब अच्छा अब छोड़े मुझे, अंशरा हार मानते हुए बोली थी। आखिर को उससे कैसे बहस में जीत जाती? ऐसे कैसे जाने दूँ? सिनान उसे खुद के नीचे करते हुए बोला था। सिनान प्लीज़, मैं थकी हुई हूँ। अंशरा उसका इरादा भाप गई थी तो सिनान उसकी नाक से नाक मिस करते हुए बोला था। तो मुझे सोने दें, अंशरा ने दुबदू बोली। वैसे आज तुम बहुत उदास होंगे ना? मीरशा को लैपटॉप पर काम करता देखकर एनी बोली। क्यों? मीरशा नासमझी से बोला था। तुम्हारी समझ चली गई है ना इसीलिए, एनी बज़ाहिर लापरवाही से बोली थी। मीरशा मुस्कुराया था। मुस्कुरा क्यों रहे हो? एनी ने उसकी मुस्कुराहट चुभी। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे अंदाज बीवियों वाले हो रहे हैं। मीरशा की मुस्कुराहट गहरी हुई। उसकी बात सुनकर एनी को खुद पर गुस्सा आया था कि उसने ये बात क्यों कही। उसकी हालत को देखकर मीरशा दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया था और एनी चेहरे पर कंफर्टर लेती आंखें मूंद गई। अगली सुबह मीरशा ड्रेसिंग के आगे खड़ा टाई सेट कर रहा था कि एनी फ्रेश होते हुए बाहर आई। ब्लैक घेरदार फ्रॉक साथ ब्लैक टाइट्स, होठों पर सजी सुर्ख लिपस्टिक, बाल खुले और इस वक्त मीरशा को अपने दिल के करीब लगी थी। अच्छी लग रही हो, मीरशा ने मुस्कुराते हुए कहा था। पूछा मैंने? एनी ने आईब्रो झुकाई। लेकिन शौहर होने के नाते मैंने बताना ज़रूरी समझा। मीरशा ने पॉकेट में दोनों हाथ डालते हुए कहा था। शौहर? एनी को हंसी आई। मैं तुम्हें शौहर नहीं मानती, एनी ने गुस्सा भरे लहजे में कहा था। कितनी बार कहा है मुझे आप कहा करो? मीर ने उसे बाजू से खींचते हुए कहा। उसकी लाल आंखें देख पल को एनी घबरा गई थी। मीरशा उसके होठों पर झुकने लगा। चटाख, बोला मैंने कि मेरे करीब मत आया करो, लेकिन तुम हो के समझ ही नहीं आती तुम्हें, एनी अपने डर पर काबू पाते हुए बोली थी। पछताओगी तुम। ये कहते ही मीरशा कमरे से निकल गया था। मीर जल्दी से नीचे उतर रहा था कि आलिया बेगम ने उसे पुकारा। बेटा नाश्ता तो कर लो, आलिया बेगम ने उसे गुस्से में देखकर बोली थी। भूख नहीं है। ये कहते ही वो बाहर चला गया था। सब हैरान नज़रों से उसे ही देख रहे थे। आखिर को वो कहाँ किसी से ऐसे ऐसे बात करता था। टेंशन मत लें आंटी, मैं देखता हूँ, सुहेब भी कहते हुए बाहर गया। जमान लहूरंग आंखों से एनी को देख रहा था क्योंकि जमान ने मीर के गाल पर थप्पड़ का निशान देख लिया था। वैसे उसके इस तरह जाने से किसी को सुकून तो मिल गया होगा। जमान एनी की तरफ सुर्ख अंगारा आंखों से देखता जुहेब के पीछे भागा, जबकि एनी हैरान नज़रों से जमान को देखने लगी।
दिन ढलकता गया, सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए थे। उसके बाद किसी ने भी सुबह होने वाले वाक़े पर ज़िक्र नहीं किया था। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, लेकिन मिर्शा की कोई खबर ना मिली। क्या हुआ, मीर कहाँ है? उन दोनों को अंदर आता देखकर इब्राहिम शाह बोले, वो इस वक्त जहाँ भी है ठीक है। ज़मान बोला था, क्या मतलब बेटा, वो कहाँ है? इस बार आलिया बेगम बोली थी, बड़ी मामा टेंशन ना लें, वो इस वक्त बिल्कुल ठीक है। ज़मान उन्हें गले लगाते हुए बोला था, ये लड़का भी ना हर वक्त अपनी मर्जी करता है। इब्राहिम शाह गुस्से से बोले थे, बड़े पापा करने देना मनमानी, बस वो खुश रहे। ज़मान उदास लहजे में बोला था, मुझे तो तुम दोनों की भी समझ नहीं आती, आखिर क्या करते हो तुम दोनों उसके साथ मिलकर? अब की बार शहबाज शाह बोले थे, कुछ नहीं अंकल, हमने क्या करना है। ज़ुहैब भी मुस्कुराते हुए बोला था, क्या तुम दोनों को पता है कि वो कहाँ है? आमना बेगम बोली थी, जी, मगर उसने बताने से मना किया है। ज़मान बात मुकम्मल करते हुए बोला था, वो उन साहबजादे के तो काम ही निराले हैं। इब्राहिम शाह को गुस्सा कम नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं भाई साहब, समझदार हैं। कोई बात नहीं भाई साहब, समझदार है, जहाँ भी होगा ठीक ही होगा। सिकंदर शाह तसल्ली और इब्राहिम शाह को तसल्ली देते हुए बोले थे। उसके बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। ज़मान अपने कमरे में गया तो सामने देखकर ठिठक गया, जहाँ हुरैन सुर्ख रेशमी साड़ी, सुर्ख लिपस्टिक से मजीन होठ, बाल कंधे पर रखे ज़मान के चारों खाने शित कर गई थी। हुरैन दौड़ती हुई उसके सीने से जा लगी। क्या हुआ? ज़मान ने हुरैन से पूछा। कुछ नहीं। हुरैन ने ज़मान के गिर्द अपना हिसार और तंग किया। ये इतनी तैयारी किस लिए? ज़मान उसका चेहरा सामने करते हुए बोला था, आपके लिए। हुरैन उसके उसके बटनों के साथ खेलते हुए बोली थी। वाकई? ज़मान को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ था। जी, हुरैन ज़मान की आंखों में देखते हुए बोली थी। ज़मान ने हुरैन को कमर से पकड़कर अपने करीब किया। बर्दाश्त कर लोगी मेरी शिद्दतों को? ज़मान उसका गाल सहलाते हुए बोला था, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। हुरैन ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। ज़मान ने उसे अपनी तरफ खींचा। उसे जिस्म आपस में बुरी तरह टकराए थे। आह! हुरैन ने मुंह से सिसकी निकली थी। क्या हुआ जान? कुछ नहीं। हुरैन का लहजा लड़खड़ा गया था। ज़मान ने हुरैन के माथे पर लब रखे, उसके बाद उसकी आंखों पर अपना लम्स छोड़ा। उसके बाद ज़मान ने दोनों गालों पर अपना लम्स छोड़ा। हुरैन मुस्कुराते ज़मान का लम्स महसूस कर रही थी। ज़मान ने उसके होठों को अपनी कैद में लिया। ज़मान के लम्स में नरमी थी। हुरैन को अपना आप खुश नसीब लगा। अगली सुबह ज़मान की आंख खुली तो बिखरी बिखरी उसके सीने पर सर रखे सो रही थी। ज़मान के होठ मुस्कुराहट में ढले थे। जान उठ जाओ, सुबह हो गई है। ज़मान उसके चेहरे पर अपनी कुर्बत के रंग देखते हुए बोला था, सोने देना, मुझे नींद आ रही है। हुरैन उसके सीने में मुंह छुपाते हुए बोली थी, उठ जाओ ना, मुझे ऑफिस जाना है। ज़मान उसके बालों को होठ रखते हुए बोला था, हुरैन उठ जाओ, वरना। अब की बार ज़मान का लहजा थोड़ा सा सख्त सा था। वरना क्या? हुरैन भी दुबदू बोली थी। ज़मान ने हुरैन को खुद के नीचे किया और उसके होठों पर लब रखे। थोड़ी देर बाद वो पीछे हटा तो हुरैन लंबी लंबी सांसें ले रही थी। चलो उठो, शाबाश। ये कहते ही ज़मान फ्रेश होने के लिए चला गया था, जबकि हुरैन के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट थी। वो फ्रेश होकर बाहर आई तो आमना बेगम के मुंह से बेसाख्ता माशाल्लाह निकला। हुरैन के चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ घबराहट भी थी। उसे डर था कि उसके चेहरे पर रात के मंजर बयां ना कर दें। आमना बेगम ने हुरैन का माथा चूमा। आखिर उन्होंने एक उम्र गुजारी थी। उसकी सांसों की महक में ही किसी और की सांसें और उसके बदन से उठती किसी दूसरे बदन की खुशबू बयान कर रही थी कि वो शौहर के पहलू से उठकर आई है। मिर्शा को घर से गए 5 दिन हो गए थे। अब तो ऐनी भी परेशान होने लगी थी, मगर वो पता नहीं कहाँ चला गया था। 5 दिन बाद मीर घर आया था। जिंदगी अपने मामूल के मुताबिक चलने लगी थी। एनी और मीर की ज़िंदगी में कोई रद्दबदल ना आया था। 3 माह बाद अंचरा की प्रेगनेंसी को 5 माह था, 5वां माह था, जबकि हुरैन 3 माह प्रेग्नेंट थी। ज़मान उसका खुद से ज़्यादा ख्याल रखता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। हुरैन की मोहब्बत इश्क में बदल गई थी। उसे ज़मान के बगैर सांस लेना भी मुश्किल लगता था। उसे अपनी ज़िंदगी में खुश था। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश थे, सिवाय मीरशा और एनी के। मीर, तुम कब तलाक दोगे मुझे? आखिर कब तक हम इस तरह ज़िंदगी गुजारेंगे? एनी मीर के सामने आते हुए बोली थी। एनी, मेरा दिमाग ख़राब ना करो, पहले ही मैं बहुत टेंशन में हूँ। मिर्शा गुस्से से बोला था। मिर्शा, मुझे तलाक दो, वरना मैं खुला ले लूँगी। कुरतुलैन शाह, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। मीर ने ऑफिस से एक फ़ाइल देखते हुए कहा था। मुझे तलाक दे रहे हो कि नहीं? एनी उसके सामने आते हुए बोली थी। एनी, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। मिर्शा दांत पीसते हुए बोला था। क्यों बोलो, क्यों? मुझे ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। मैं तुम जैसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। एनी गुस्से से बोली थी। क्यों नहीं रह सकती मेरे साथ? मिर्शा ने आईब्रो चुकाते हुए पूछा था। बस नहीं रहना तो नहीं रहना। नफरत है मुझे तुमसे मिर्शा। जब से तुमसे शादी हुई है कोई खुशी नसीब नहीं हुई है मुझे। अब की बार एनी चीखी थी। चीखो मत कुरतुलैन शाह। मीर का चेहरा सुर्ख और गुस्सा 7वें आसमान पर था। चीखूंगी। मुझे तुम जैसे हवस परस्त इंसान के साथ नहीं रह सकती। पता नहीं लंदन में कितनी लड़कियां। चटाख। मिर्शा ने एनी पर थप्पड़ मारा। तुमने मुझ पर हाथ उठाया?
अब देखना मैं सबको बताऊंगी कि उनके लाडला घर की बेटियों पर हाथ उठाता है। ये कहते ही एनी बाहर भागी। मीशा ने उसका पीछा किया। मामा, डैडी, बड़ी चच्ची एनी चेहरे पर हाथ रखे बाहर आई थी। सब लोग लॉन्ज में इकट्ठे हो गए थे। क्या हुआ बेटा? आमना बेगम बोली थी। पूछ लो अपने लाडले पोते से, एनी चिल्लाई। क्या हुआ बेटा? मीर बेटा तुम ही बता दो, आलिया बेगम परेशानी से बोली थी। थप्पड़ मारा है आपके बेटे ने मुझे। एक पल को सब साकत हो गए थे। आखिर किसी को कहाँ उम्मीद थी कि मीरशा ऐसा कुछ कर सकता है। क्यों हाथ उठाया तुमने बरखुरदार? इब्राहिम शाह गरज कर पड़े थे। मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता, मीर फौरन बोला था। ये मेरी बेटी का सवाल है मीरशा, तुम्हें बताना होगा। सिकंदर शाह बरहम हो गए थे। तलाक मांग रही थी मुझसे, मीरशा ने गुस्से से कहा था। जरीना बेगम ने उसकी बात पर दिल पर हाथ रखा था। उनको सदमा ही तो हुआ था। क्यों बेटा सच कह रहा है मीरशा? शाहबाज शाह ने एनी को देखते हुए कहा था। जी चाचू, ठीक सुना आपने। मैं नहीं रह सकती धोखेबाज शख्स के साथ, एनी ने नफरत से मीर की तरफ देखते हुए कहा था। मीर का सर चकरा रहा था। वो इतनी देर से बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब बर्दाश्त ना कर सका और बेहोश होकर गिर गया। मीर, जुएब चीखा था। सब उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। जमान और जुहेब सब उठाकर हॉस्पिटल ले गए थे। मीर को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया था। घर में सब मीर के लिए परेशान थे और एनी भी हैरान थी। इब्राहिम शाह, शाहबाज शाह और सिकंदर शाह भी हॉस्पिटल में थे। आलिया बेगम का तो रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन एनी बिल्कुल खामोश थी। जुहेब और जमान घर वापस आ गए थे। तुम्हें तरस नहीं आता उस पर? जुहेब सुर कंगारा आंखों से एनी को देखते हुए बोला था। वो मुरझाएगा, वो मर जाएगा। तुम्हें समझ नहीं आता? क्यों हो तुम इतनी संगदिल महबूब? जुहेब को एनी पर बेइंतहा गुस्सा आया था। संगदिल महबूब इस नावल का नेम है। एनी पर बेइंतहा गुस्सा आया था। जुहेब, ये वक्त नहीं है ये बातें करने का। जमान ने जुहेब को रोकना चाहा। नहीं जमान, बस। कब तक वो तकलीफ बर्दाश्त करेगा? तुम सुनना चाहती हो वो क्यों गया था तुम्हें छोड़कर? तो सुनो। ब्रेन ट्यूमर था उसे। ज़िंदगी से लड़ रहा था वो इतने सालों से। बेवफा नहीं है वो, मैंने खुद देखा है उसे तुम्हारे लिए रोते हुए। वो मीरशा जो हर तरह के हालात फेस कर सकता था, वो मीरशा तुम्हारे लिए तड़पता था और तुम उसे बेवफा कहती हो? तुम जैसी लड़की डिज़र्व ही नहीं करता वो। कुरतुल ऐन, मोहब्बत की तो पहली शर्त ही एतबार है। आलिया बेगम का तो सदमा से बुरा हाल था। उसने हमें बताया क्यों नहीं इस बारे में? सिनान ने उससे पूछा था। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो एनी को भूल जाए। याददाश्त जा सकती थी उसकी ब्रेन ट्यूमर की वजह से। जमान ने सिनान से कहा था। एनी के आंसू तो लड़ियों की सूरत में बहने लगे थे। क्या था वो शख्स? उसकी मोहब्बत के लिए इतना कुछ बर्दाश्त करने वाला, और उसके लिए क्या किया उसके साथ। मेरी एक बात याद रखना कुरतुल ऐन, मोहब्बत की कदर ना करने वालों से मोहब्बत रूठ जाती है। जुहेब ने कहा था। जमान, तुम जानते थे, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अंशरा ने जमान से पूछा था। आमना बेगम तो उन सब में खामोशी थी। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनका लाडला पुत्र इस कदर खतरनाक बीमारी से लड़ रहा है, क्योंकि इसने कसम दी थी कि मुझे वो आप सबको परेशान नहीं करना चाहता था। यहाँ आने से पहले उसका ऑपरेशन हुआ था लंदन में। जमान ने अंशरा से कहा था। एनी ये सब सुनकर कमरे में भाग गई थी। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। एनी कमरे में आई और ज़मीन पर बैठती चली गई थी। कितना बुरा किया उसने मेरे साथ। वो उसके लिए इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा था। उसने क्या किया? हमेशा से उसे बेरुखी बरती, हमेशा बेवफा और धोखेबाजी कहती रही थी। हवस परस्त तक कह डाला। काश एक बार, बस एक बार पूछ लेती उसके जाने की वजह। खुद ही फैसला सुना दिया और सफाई देने का मौका भी ना दिया। एनी फूट फूट कर रोने लगी थी। उसे अपने आप से नफरत हो रही थी। वो उसे कहता रहा कि वो बेवफा नहीं है, लेकिन एक ना सुनी। उसने कहा, मैं उसे कहने का मौका दे देती। ये क्या किया मैंने? अल्लाह जी, ये क्या हो गया मुझसे? एनी बेतहाशा रो रही थी। जमान और जुहेब दोबारा हॉस्पिटल चले गए थे। आलिया बेगम ने भी जाने की ज़िद की, लेकिन उनकी तबीयत के पेश नज़र उन्हें साथ लेकर नहीं गए थे। उनके जाते ही इब्राहिम शाह, सिकंदर शाह और शाहबाज शाह घर आ गए। सब परेशान थे, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि उसका ट्यूमर खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। वो शदीद जहनी दबाव का शिकार हो रहा था। ब्रेन ट्यूमर की इस स्टेज पर तो उसे मुकम्मल रेस्ट करना चाहिए था, लेकिन वो हमेशा अपनी तकलीफ़ छुपाकर काम में मसरूफ़ रहता था। रात से सुबह हो चुकी थी। मीर को अभी तक होश नहीं आया था। जमान, जुहेब, आहान, सीनान और जैन सब हॉस्पिटल में थे। इब्राहिम शाह, सिकंदर शाह, शाहबाज शाह को उन लोगों ने ज़बरदस्ती रात में घर भेजा था। डॉक्टर आईसीयू के बाहर आया और उनको बताया कि आपके पेशेंट को होश आ गया है। खबर सुनकर तो जैसे उनके अंदर ज़िंदगी ही लहर दौड़ गई थी। वो सब बेहद परेशान थे, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है अगर 24 घंटे में उसे होश ना आया तो। सारी रात उन्होंने सूली पर लटकते हुए गुजारी थी। अब वो सब उसके होश में आने पर बेइंतहा खुश थे। आहान ने घर में फ़ोन करके उसकी तबीयत की बेहतरी का बताया था। आलिया बेगम और आमना बेगम ने शुक्र के नफिल अदा किए थे।
अब मीर के कमरे का हाल मुलाहिजा कीजिए। उसके पाँव की जानिब जैन बैठा था। अहान तो सोफे पर उल्टा लेटा था, पाँव ऊपर और सर नीचे किए। जमान और जुहेब सोफे के साथ टेक लगाए कर ज़मीन पर बैठे कप केक खाने में मसरूफ़ थे। सीनान उसके लिए सेब काट कर उसे खिलाने के बजाय खुद खा रहा था। वो कमरा हॉस्पिटल के कमरे से ज़्यादा उनका पिकनिक पॉइंट लग रहा था। जैन जाकर उन चुड़ैलों को ले आ, कब से फ़ोन आ रहा है, वरना तुझे मार मार कर दुम्बा बना देंगी। बार बार करके कब से फ़ोन कर रही हैं। सीनान जैन को मोबाइल की तरफ मसरूफ़ देखकर बोला था। अच्छा यार, जा रहा हूँ, जैन बेदिली से उठते हुए बोला था। खुद कम खा और उसको ज़्यादा खिला, तबीयत उसकी ख़राब है नवाब। आहान सिनान को दबाकर सेब खाते देखकर बोला था। मीशा सब में खामोश था, उसके चेहरे पर कोई तासुर ना था। जैन उठकर बाहर चला गया क्योंकि उसे महरमा शाह, अंशरा, मनाहिल और हुरैन को हॉस्पिटल लाना था। आलिया बेगम, जरीना बेगम, फरहा और फाखरा बेगम उनसे सुबह ही मिलकर जा चुकी थीं। थोड़ी देर बाद वो चारों मीर के कमरे में मौजूद थीं। अंशरा के तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे अपने भाई को इस हाल में देखकर। जैन तो उनके इस तरह रोता देख गंदे गंदे मुंह बनाने में मसरूफ था। आखिर तुम लड़के इतना रो कैसे लेती हो? आहान महरमा और अंशरा को रोते देखकर बोला था। और रात खुद उनकी हालत कुछ इस तरह की थी। पूरी रात उन्होंने मीर की ज़िंदगी के लिए खुदा के सामने गिड़ गिड़ कर दुआएं मांगी थी। बस कर दो तुम लोग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंशरा और मिनाहिल को इस तरह रोते देखकर मीर ने नखाहत ज़्यादा आवाज़ में कहा था। मिनाहिल को रोता देख जैन की शरारत सूझ गई थी। अरे काली बिल्ली, क्या हॉस्पिटल डुबाने का इरादा है? असल में वो उसे इस तरह रोते देखकर परेशान हो रहा था। तुम तो चुप ही रहा करो भागड़ बिल्ले। मिनाहिल उसके इस तरह कहने पर तब गई थी। कब डिस्चार्ज करेंगे मुझे? मीशा ने जमान से पूछा था। 2 दिन तक, जमान ने जवाब दिया। 2 दिन बाद मीर को डिस्चार्ज कर दिया गया था। उसके घर आने पर आमना बेगम ने इब्राहिम शाह से कलवा कर 10 बकरों का सदका दिया। आलिया बेगम को तो अब भी आंसू नहीं रुक रहे थे। मीर बेटा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया अपनी तबीयत के बारे में? आलिया बेगम ने रोते हुए पूछा था। मामा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। अब देखें, ठीक हूँ मैं, आप परेशान ना हो। मिर्शा अपनी माँ को तसल्ली देते हुए बोला था। जब से मिर्शा घर आया था उसने एनी को नहीं देखा था और वो हॉस्पिटल में भी नहीं आई थी उससे मिलने। क्या अब भी वो उससे धोखेबाजी समझती थी? तभी वो उससे मिलने नहीं आई। अभी वो सोच ही रहा था कि अंजरा उसके लिए सूप ले आई थी। वैसे महरमा एक बात सोच रहा था। आहान ने महरमा की तरफ देखते हुए बोला। वो दोनों लॉन में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। क्या? महरमा ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहा था। यही कि अब हमें भी शादी कर लेनी चाहिए। महरमा तो उसकी बात सुनकर सुर्ख पड़ गई। जब वक्त आएगा कर लेंगे, महरमा सुर्ख होते चेहरे के साथ बोली थी। फिर भी जान, मैं अम्मी से बात करूँगा ताकि वो जल्दी से रिश्ता लेकर आएँ। आहान खुश दिली से बोला था। महरमा की बात उस सुनकर शर्माती अंदर भाग गई थी। एनी झिझकते हुए कमरे में दाखिल हुई। मीर बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठा था। कैसे हैं आप? एनी उसके पास आते हुए बोली थी। मीर ने उसे अब आप कहने पर हैरान होकर देखा और मुंह मोड़ लिया। मैंने पूछा कैसे हैं आप? जिंदा हूँ और बहुत जल्द मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मीर ने रुख मोड़ते हुए कहा था। ऐसा मत कहे मीर, एनी ने तड़प कर कहा था। नहीं एनी, तुम्हें मुझ जैसे हवस परस्त के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, मीर ने तंजिया कहा था। ऐसा मत कहे मीर, मुझसे गलती हो गई है, एनी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा था। नहीं कुरतुल ऐन सिकंदर शाह, अगर आज भी जुहेब नहीं तुम्हें सच ना बताता तो तुम इसी तरह नफरत करती मुझसे, मीर ने कहा था। ऐसा मत कहिए, मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे, एनी ने रोते हुए कहा था। अच्छा, मोहब्बत हो गई है मुझसे? कल तक तो तुम नफरत करती थी मुझसे, मीर ने तंजिया लहजे में कहा। एनी चली जाओ यहाँ से, मीर ने गुस्से से कहा। मीर, एनी अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि मीर बोला, चली जाओ यहाँ से। मीर ने एनी को गुस्से से कहता वो रोते हुए बाहर चली गई थी। 3 बजे का टाइम था। सिनान उठे। अंशरा सिनान को हिलाते हुए बोली थी। ना करो अंशरा, सोने दो। सिनान नींद में ही बोला था। सिनान प्लीज़ उठ जाएं ना, अंशरा उसे हिलाते हुए बोली थी। हाँ बोलो क्या हुआ? सिनान उठते हुए बोला था। मुझे पास्ता खाना है, अंशरा बच्चों की तरह बोली थी। व्हाट, तुम्हें रात के 3 बजे पास्ता खाना है? जी, अंशरा ने हाँ में सर हिलाया। प्लीज़ बना देना स्पाइसी सा, देखें आपके बेबी को भूख लगी है, अंशरा ने मासूमियत की हद पार की। अच्छा जा रहा हूँ, सिर्फ अपने बेबी के लिए, सिनान कहता उठकर किचन की जानिब चला गया था। सिनान किचन में खड़ा पास्ता बॉयल कर रहा था। ला हौला वला कुव्वत, मेरी आंखों ने क्या देख लिया, बस यही देखने को रह गया था। जहन जिसको नींद नहीं आ रही थी लॉन्ज में टहल रहा था। ना मुझे छोड़, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? सिनान बोला। जो भी करूँ तेरी तरह जनमुरीदी तो नहीं कर रहा ना, जहन दुबतू बोला था। बकवास बंद कर, सिनान गुस्से से बोला। वैसे क्या बना रहा है? जहन बर्तन देखकर बोला था। पास्ता, सिनान मसलहन मसाला तैयार करते हुए बोला था। मेरे लिए भी बना दे यार, कसम से टहल टहल कर भूख लग गई है। जैन उसे चिकन पकड़ाते हुए बोला था। हट साले, पीछे हो।
बना देता हूँ, सिनान उसको प्लेट पकड़ाते हुए बोला। कुछ देर बाद पास्ता तैयार हो गया था। सिनान जैन को प्लेट में देता अंशरा के लिए ले गया था। सिनान रूम में आया जहाँ अंशरा उसके लिए लैपटॉप पर मूवी देख रही थी। ये लो अंशरा, सिनान उससे प्लेट पकड़ाते हुए बोला था। थैंक यू सिनान, अंशरा खुशी से बोली थी। अच्छा अब खा कर सो जाओ, मुझे भी सोने दो। ये कहते ही सिनान सोने के लिए लेट गया था। दूसरी तरफ जमान का भी यही हाल था, क्योंकि हुरैन को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए उसने जमान को भी साथ जगाए रखा था। हुरैन जान सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। जमान आंखें मसलते हुए बोला। मुझे नहीं आ रही ना जमान, हुरैन ने उसके सीने से बालों में हाथ फेरते हुए कहा था। मुझे तो आ रही है ना जान, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। जमान का नींद से बुरा हाल था। तो क्या आप मेरे लिए जाग नहीं सकते? उसके इस कदर मासूम अंदाज पर जमान को बेहद प्यार आया था। आपके लिए तो जान भी कुर्बान, जमान उसके होठों को छूते हुए बोला था। हुरैन ने मुस्कुराते हुए उसके दिल के मुकाम पर लब रखे। जमान को अपने अंदर सुकून उतरता महसूस हुआ था। ऐसे ही कुछ देर तक वो दोनों सो गए। अगली सुबह सब नाश्ता कर रहे थे कि जमान बोला, अब तो लोग बीवियों के काम भी करते हैं। सब ने हैरत अंगेज नजरों से उसे देखा। जी, वो भी रात को उठ उठ कर। अब की बार महरमा बोली, वैसे इतना भी कोई जनमुरीद ना हो। जैन ने भी हिस्सा डाला। क्या बोल रहे हो तुम सब लोग? सिनान को कुछ समझ नहीं आया। भाई आप अपना मोबाइल निकालकर चेक करें, हुरैन बोली। मोबाइल देखने पर सिनान को शौक लगा, जहां जैन ने ग्रुप में उसकी रात किचन में काम करने की तस्वीरें सेंड की थी। सबके चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट। रुक जा साले कमीने, तुझे तो मैं बताता हूँ, सिनान सीट से उठते हुए बोला था। पहले पकड़ तो लो। जैन भाग गया। पीछे सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। बेटा जरा सना के घर जाना और उसको रात के खाने की दावत देना, आमना बेगम जुहेब को देखते हुए बोली थी। जी दादू, आज चल आजा जैन। जुहेब उसको अकेले जाना मुनासिब नहीं लगा था। चलो आओ। वो दोनों सना बेगम के घर चले गए थे। अस्सलाम वालेकुम आंटी, दोनों ने एक साथ सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, कैसे हो तुम दोनों? सना बेगम खुशी से बोली थी। ठीक है आंटी, आप कैसी हैं? जुहेब ने खुशी से पूछा। मैं भी ठीक हूँ बेटा। जी आंटी, दादू ने आज रात को आपको दावत पर बुलाया है, जैन ने शाइस्ता से जवाब दिया था। इतनी देर में मुलाजमा लवाजमात लेकर आ गई थी। गलती से जुहेब पर जूस गिर गया। सॉरी बेटा, सना बेगम शर्मिंदगी से बोल गई। कोई बात नहीं आंटी, आप मुझे वॉशरूम का बता दें, मैं वॉशरूम में साफ कराऊंगा, जुहेब उठते हुए बोला था। हाँ बेटा, ऊपर कमरे में चले जाओ। ये कहते ही वो जुहेब ऊपर चला गया था। अरे यार, यहाँ तो इतने रूम हैं, कहाँ जाऊँ? जुहेब परेशानी से बोला था। इधर चला जाता हूँ, जुहेब कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए बोला था। ओ शिट यार, अब ये एयर रिंग कहाँ चले गए? रूह अपनी बैक डोरियां बंद करने की कोशिश कर रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने पीछे मुड़कर देखा, जहां जुहेब खड़ा था। आप यहाँ? रूह हैरानगी से बोली थी। जी, वो मैं गलती, मेरा मतलब ये जूस गिर गया था, वो वॉश करना है, मैं गलती से इस रूम में आ गया। जुहेब फौरन सफाई देते हुए बोला था। जी आप यहाँ कर लें वॉश। रूह वॉशरूम की तरफ इशारा करते हुए बोली थी। जी। जुहेब आगे बढ़ता उसका पाँव बैलेंस बरकरार ना रख सकी और रूह के साथ बेड पर गिर गया। जरा दरवाजे से गिरने की वजह से जुहेब के होठ रूह के होठों से मिस हुए थे। रूह ने जुहेब को कंधे जोर से पकड़े। एक पल को जुहेब उससे खो गया था। डोरियां खुली होने की वजह से उसके साइड के रूह की फ्रॉक कंधे से सरक गई, जहां से उसका रूह को बेइंतहा शर्म आई। जुहेब ने फौरन नजरों का जाविया बदला और खड़ा हो गया था। आई एम सॉरी, जुहेब शर्मिंदगी से बोला था। कोई बात नहीं, आप वॉश कर लें। जी। ये कहते ही जुहेब वॉशरूम में बंद हो गया। जुहेब ने बाहर आते गला खंगारा तो रूह उसकी तरफ मतवज्जा हुई। चलें, रूह ने जुहेब की तरफ देखते हुए कहा था। जी। जुहेब ने भी नरमी से जवाब दिया। वो दोनों बाहर को चलने लगे। रूह आगे आगे और उसके पीछे जुहेब था। अस्सलाम वालेकुम, रूह ने लॉन्ज में बैठे जैन को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो रूहाना? जैन शरारती अंदाज में बोला था। जैन भाई प्लीज़, इतना प्यारा नाम है मेरा, ये मुझे रूहाना मत बुलाया करें। रूह अपना नाम बिगाड़ने पर मुंह बनाते हुए बोली थी। बेटा कहीं जा रही हो? सना बेगम उसे तैयारी देखकर बोली थी। जी मामा, इकरा के घर जा रही हूँ। रूह अपनी दोस्त का नाम लेते हुए बोली थी। बेटा आप किसी और दिन चली जाना, आज हमें आलिया बेगम ने खाने पर बुलाया है। जी ठीक है मामा, मैं उसे बता देती हूँ, रूह ने नरमी से जवाब दिया। कुछ देर तक बातें करने के बाद वो दोनों वापस शाविला के लिए रवाना हो गए थे। बाबा, आहान भाई मेरी बात नहीं मान रहे, मिनाहिल अतीक मलिक के पास बैठते हुए बोली थी। क्या हुआ बेटा, क्यों नहीं मान रहा? बुलाओ जरा इसे। आखिर को अतीक मलिक अपनी लाडली को कहाँ उदास देख सकते थे। बाबा जान, मैंने बोला है जब मुझे शॉपिंग पर ले जाओ, लेकिन भाई नहीं मान रहे हैं। मिनाहिल लाड से उसे सीने से लगते हुए बोली थी। अभी पिछले माह तो तुमने शॉपिंग की है। फरा बेगम ने जैसे उसे याद दिलाया था। बेटा ले जाए ना इसे शॉपिंग पर, अतीक मलिक ने प्यार से अपने बेटे को कहा था। आखिर को वो दोनों उनकी कुल कायनात थे। बाबा ये लड़कियां बहुत देर लगाती हैं, मुझसे इतना इंतज़ार नहीं होता। आहान सोफे पर बैठते हुए बोला था। बाबा प्लीज़ इसे बोले ना। मिनाहिल रोने के एक्टिंग करने लगी थी।
मैं नहीं जा रहा, एक काम करो, नानू की तरफ चली जाओ। अहान उसे मशवरा देते हुए बोला था। क्यों? मैं क्यों वहाँ जाऊँ? मुझे आप ही लेकर जाओगे, मिनाहिल गुस्से से जवाब दिया था। क्या हो गया है मिनाहिल? पहले भी तो उनके साथ ही जाती थी। फरा बेगम मिनाहिल को गुस्से में देखकर बोली थी। आप इसकी साइड मत ले मामा, ये तो चाहता ही यही है कि नानू की तरफ जाएं। ताकि ये कहते ही मिनाहिल की ज़बान को ब्रेक लगा। ताकि अतीक मलिक बोलते की तायद और अपना जुमला पूरा करा। वो बाबा, इससे पहले कि अहान कुछ बोलता अतीक मलिक बोले, मिनाहिल बेटा जल्दी ये बात मुकम्मल करो। अतीक मलिक गुस्से से बोले थे। वो मिनाहिल बोलने लगी कि बाबा मैं महरमा को पसंद करता हूँ। अहान फ़ौरन बोला। एक पल को वहाँ सन्नाटा छा गया था। अतीक मलिक का कहकहा गूंजा। क्या हुआ बरखुरदार, डर क्यों गए? अतीक मलिक उसे सहमा देखकर बोले थे। नहीं बाबा। अहान के अल्फाज लड़खड़ा गए। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है वो, मैं तो चाहती ही थी वो मेरी बहू बने, सुलझी बच्ची है। फरा बेगम अहान का माथा चूमते हुए बोली थी। हाँ, हम कुछ दिनों तक जाएंगे भाई साहब के पास। अतीक मलिक अहान को गले लगाते हुए बोले थे। आगे का नावल कंटिन्यू रहेगा। उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस नावल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।